अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट अमर नजीब। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच जो कि जमैका में जारी है, इसके तीसरे दिन के पोस्ट मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे स्टैटिस्टिशियन मजहर अर्शद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मजहर, वेलकम। जी वालेकुम सलाम अहमद। मजहर, तीसरा दिन भी काफी इवेंटफुल रहा, विकेटें भी गिरी और काफी इंटरेस्टिंग पैसेज ऑफ प्ले भी देखने को मिला, बारिश भी आई। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं तीसरे दिन के खेल को आप? आई थिंक डे 3 जो है वो वेस्ट इंडीज ने किसी हद तक डोमिनेट किया, क्योंकि पाकिस्तान की अभी तक सिर्फ 124 रन की लीड है और पाकिस्तान के 5 आउट हो चुके हैं। बाबर आजम और फहीम अशरफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो इस लीड को ज्यादा करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो डे 3 है उस पर एक बार फिर पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, खासतौर पर टॉप ऑर्डर, वो कोई खास परफॉर्म नहीं कर सके और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पर जो उनके यंगस्टर हैं, जेडन सेल्स, सिर्फ 19 साल उनकी उम्र है, ट्रिनिडाद से उनका ताल्लुक है, अभी सिर्फ एक साल पहले वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है कि अभी वेस्ट इंडीज जो है वो ड्राइविंग सीट में है। और ओपनर्स की बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान के ओपनर्स हमने देखा है कि रिसेंटली सिर्फ एक अगर जिम्बाब्वे के टूर को निकाल दे जिसमें काफी डेफिनेटली उनकी बॉलिंग उस पाई की नहीं है, तो काफी स्ट्रगल करते रहे हैं। अगर आप खासतौर पे इमरान भट्ट को देखें, उनको लेकर आया गया, जब वो आए थे तो उस पर उस वक्त भी काफी सवालात थे और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके हैं। मासवाई कि वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। फिर आबिद अली भी बड़े शेकी लगते हैं पिछली कुछ सीरीज से, वो भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। और मीडिया के हलकों में या क्रिकेट के हलकों में अब बातें हो रही हैं कि शान मसूद को वापस लेकर आया जाए, शायद वो पोटेंशियली बहुत बेहतर और मेच्योर प्लेयर हो चुके हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अब देखिए अहमद, मेरा ख्याल है कि आप जो इमरान भट्ट की जो सिलेक्शन हुई थी, उस टाइम भी हम लोगों ने काफी ये बात की थी कि वो थोड़ी सी प्रीमेच्योर इस सेंस में थी कि उनका कोई फर्स्ट क्लास का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 35 की एवरेज है। सिर्फ एक उनका सीजन अच्छा गया था, वो जबकि पिचेस बिल्कुल फ्लैट थी, नई कंडीशंस थी, नए बॉल्स आए थे, तो उस सीजन में उन्होंने रन्स किए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ओपनर्स 40-50 की एवरेज करके दें अवे कंडीशंस में भी, तो ये आई डोंट थिंक कि आजकल पॉसिबल है। जिस तरीके से मतलब कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट खेली जा रही है, अगर आप पिछले 8-9 साल देखें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 9 ओपनर्स को सिर्फ इस वजह से ड्रॉप किया है कि वो अवे कंडीशंस में रन्स नहीं कर सके। इनमें शान मसूद ऑब्वियसली मोस्ट रिसेंट है, उससे पहले आप देखें इमामुल हक हैं, अहमद शहजाद हैं, मोहम्मद हफीज हैं, समी असलम हैं, नासिर जमशेद हैं। तो बेतहाशा ऐसी एग्जांपल्स हैं कि हर साल जो है वो पाकिस्तान एक ओपनर को इस वजह से ड्रॉप कर देता है कि उसकी अवे सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। ये जो 9 बैट्समैन मैंने आपको बताए हैं, ये तमाम जो है वो ड्रॉप हुए हैं आफ्टर 1 और 2 बैड अवे सीरीज। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए। हर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बैट्समैन हर कंडीशंस में परफॉर्म करे। अगर हम इस टाइम दुनिया में जो एस्टेब्लिश्ड ओपनर्स हैं, टॉम लेथम हो गए, डेविड वार्नर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, करुणा रत्ने हो गए, आप इनकी एवरेजेस देखें, अवे एवरेजेस, तो वो 35 के करीब करीब है, किसी की भी 40 की एवरेज नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा आई थिंक हमने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया अपने प्लेयर से। और सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये है कि जब हम किसी प्लेयर को ड्रॉप करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसकी रिप्लेसमेंट अभी रेडी नहीं है। मतलब कि आपने अगर शान मसूद को ड्रॉप किया था तो उसकी रिप्लेसमेंट इमरान भट्ट थे, जिनकी फर्स्ट क्लास में एवरेज 35 की। अब अगर आप इमरान भट्ट को ड्रॉप करते हैं तो उनका जो बैकअप है अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। तो आई थिंक अब अगर आई मीन ये एक पाकिस्तान के लिए कैच 22 सिचुएशन है कि अब आप इमरान भट्ट को भी अगर ड्रॉप करते हैं तो आई थिंक वो थोड़ा सा उनके साथ अनफेयर होगा कि आप उनको 5 मैचेस के ऊपर जज कर रहे हैं। तो आई मीन मुझे मतलब कि मुझे इसके ऊपर समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जा सकता है। अगर आप शान मसूद को वापस लेकर आएंगे तो फिर आप जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर आपसे गलती हुई थी। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, आई थिंक कि पाकिस्तान की टीम के जो इस टाइम ओपनर्स हैं, कंसिडरिंग आपकी जो नेक्स्ट जो 5 सीरीज हैं चैंपियनशिप में, वो बहुत इजी कंडीशंस में, आई थिंक कि अजहर अली और शान मसूद को ओपनर होना चाहिए और आप मिडिल ऑर्डर में जो है वो साउथ शकील को ऐड करें। बट अगेन अगर अब आप इमरान भट्ट को भी ड्रॉप करते हैं तो ये भी उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती होगी। और वो कहते हैं ना, क्रिकेट में कभी कभी थोड़े से सख्त डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं टीम की बेहतरी के लिए। बात करते हैं कुछ बारिश की। बारिश से पहले लग रहा था एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी पाकिस्तान की, रिजवान थे और साथ बाबर आजम थे, दोनों थोड़ा सा स्कोरिंग रेट भी उनका ठीक था। लेकिन बारिश आड़े आई, उसके बाद आते साथ ही रिजवान आउट हो गए। तो ये क्रिकेट में बारिश का काफी ज्यादा दखल होता है और बैट्समैन के हवाले से कहा जाता है कि एक बार अगर उनका वो कंसंट्रेशन लेवल फिर से बनाना पड़ता है। क्या यही वजह बनी कि रिजवान आउट हो गए? जी ऑब्वियसली जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो तो आप एक रिदम में होते हैं।
ब्रेक के बाद जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली वो आपका जो एक रिदम होता है या जिस तरह आपने बात की जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो उस तरह से नहीं होती। तो शायद वो चीज वेस्ट इंडीज के एडवांटेज में गई और पाकिस्तान ने एक विकेट लूज की, वो आई थिंक बहुत क्रूशियल विकेट थी। लेकिन अभी भी आई थिंक जिस पोजीशन में पाकिस्तान है 124 रन की लीड है, और जो आने वाले बैट्समैन हैं, यासिर शाह की टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी है, हसन अली ने अभी लास्ट सीजन में फर्स्ट क्लास के फाइनल में, काजन ट्रॉफी के फाइनल में 58 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी की थी। तो पाकिस्तान की जो टेल है वो इतनी वीक नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान मजीद जो है वो आप कह लें कोई 100 रन जो है पाकिस्तान को ऐड कर, पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 100 रन जो है वो मजीद ऐड करें। बाबर आजम एक कैप्टन इनिंग्स खेलते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 50 रन उनके हो चुके हैं और बड़ी भारी जिम्मेदारी है और साथ फहीम अशरफ मौजूद है उनके। बाबर आजम के लिए 100 कितना इंपॉर्टेंट है? काफी वक्त हुआ है उनका 100 नहीं हुआ टेस्ट क्रिकेट। हाँ जी, थोड़ा ऑफ कलर रहे हैं, कुछ इंजर्ड भी हो गए थे न्यूजीलैंड में, तो वो खेले नहीं थे, वहां पे इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के साथ जो उनकी सीरीज थी वो कोई खास नहीं की। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक 77 रन की उनकी अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन यह कि कोई लंबा उनका 100, जो लास्ट जो उनकी सेंचुरी थी वो अगेंस्ट बांग्लादेश ही थी इन इन 2020। तो आई थिंक अब एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाबर आजम के पास, एक लंबी इनिंग्स खेलें। और मेरा ख्याल है कि अगर वो यहाँ पे 100 करते हैं तो शायद ये उनके टेस्ट करियर की बेस्ट इनिंग्स होगी, क्योंकि उनकी 5 सेंचुरीज हैं पहले, लेकिन कोई इस तरह की सिचुएशन में नहीं थी कि आपने मैच बनाना हो, आपने टारगेट सेट करना हो, मुश्किल कंडीशंस हो। और हमने बात की पहले भी कि उनका कोई मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं है अभी तक टेस्ट क्रिकेट में, विच इज फाइन, क्योंकि अभी उनका यंग करियर है। नॉर्मली इतनी जल्दी जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक बैट्समैन को मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले। उनके 34 टेस्ट मैचेस हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें लेट्स से पाकिस्तान के जो सबसे बड़े जो मैच विनर गुजरे हैं और वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर्स इंजमाम, तो उनकी भी शुरू के 34 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक ही मैन ऑफ द मैच था, विच वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाबर के पास कि वो एक कैप्टन नॉक खेलें। और एक जो मैं चीज सोच रहा था वो ये थी कि बाबर आजम की इस टाइम जो टेस्ट करियर की एवरेज है वो 43 है। तो मुझे याद आता है कि विराट कोहली जब 2016 में वेस्ट इंडीज आए थे, तो तब वो तब तकरीबन उनका जो उस टाइम जो करियर था वो बाबर आजम की तरह का ही जा रहा था, कि अभी जिस तरह बाबर आजम को 5 साल हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको भी 5 साल हुए थे। वो वेस्ट इंडीज गए, कैप्टन थे, और उन्होंने एंटीगा में जो है वो डबल सेंचुरी की थी पहले टेस्ट मैच में। उस सीरीज से पहले विराट कोहली की जो टेस्ट क्रिकेट में एवरेज थी वो 44 की थी, और बाबर की जिस तरह की अभी 43 है। तो वो एक वेस्ट इंडीज का जो टूर था उनके लिए आप कह लेंगे टर्निंग पॉइंट था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर भी जो है वो यहाँ पे एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे और इस सीरीज को अपना टर्निंग पॉइंट बनाएंगे। अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि आगे जो पाकिस्तान की सीरीज है थोड़ी आसान कंडीशंस में है, और मुझे ये फील आती है कि इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन होंगे वो पाकिस्तान के बाबर आजम होंगे। जी, आई होप सो कि ऐसा ही हो और बाबर आजम रन पे रन लगाएं। कुछ बात करते हैं मजीद, इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। हमने देखा अब तक इस टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया है और उन्हीं को सपोर्ट भी मिल रही है, अब तक तो विकेट्स भी उन्होंने लिए। स्पिनर्स का रोल कैसे देख रहे हैं? कल बिल्कुल खेल के इख्तिताम से थोड़ी देर पहले एक बॉल था रॉस्टन चेज का, जो आउट ऑफ स्टंप बड़ा लंबा शार्प टर्न मिला उसे, और वो बैट्समैन भी मिस करके, विकेट कीपर भी मिस करके। तो ऐसा फील होता है आपको कि अब चूंकि आगे डे 4 और 5 आ रहा है तो स्पिनर के लिए परसिस्टेंस बढ़ेगी? और दूसरा, यासिर शाह का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है फोर्थ इनिंग्स को लेकर के? देखिए, यासिर शाह का तो हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है फोर्थ इनिंग्स में, जो मर्जी कंडीशंस हो। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 5-6 नहीं तो कम से कम पाकिस्तान को 2-3 विकेट्स तो लेकर दें। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लास्ट जो पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था वो भी यासिर के जेहन में होगा। उन्होंने जमैका में 6 आउट किए थे। तो जैसा कि आपने कहा कि स्पिनर्स को डे 4-5 पे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा होगा यासिर शाह के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने भी फर्स्ट इनिंग्स में जो बॉलिंग की 4 विकेट्स ली, अब्बास ने भी अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान का पेस अटैक भी काफी अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान अगर एक अच्छा टारगेट सेट करता है तो वो उसको डिफेंड कर ले। मजहर, ये हम जरूर बात करेंगे कि कितनी लीड आपके जहन में है कि कम से कम पाकिस्तान को हासिल करनी चाहिए वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, कि वो एक ऐसी लीड जो कि पाकिस्तान जिसमें आउट कर सकता है? और दूसरी बात ये भी थोड़ा जिक्र कीजिएगा कि कौन से सबसे ऐसे बैट्समैन होंगे वेस्ट इंडीज के जिनको आउट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है, या वो के जिनको पाकिस्तान को कोशिश करने के सबसे पहले आउट करे अगर ये मैच जीतना है? देखिए, लीड तो मतलब कि आई थिंक अगर आप सिर्फ इस मैच की कंडीशंस को देखें तो आई थिंक 250 तक
अगर पाकिस्तान टारगेट हो तो पाकिस्तान थोड़ा सा आई थिंक के मैच को जो है वो जीत सकता है, मतलब कि आपका एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। लेकिन अगर आप रिसेंटली थोड़ा देखें तो वेस्ट इंडीज ने अभी 395 रन का टारगेट चेज किया था वेस्ट इंडीज बांग्लादेश में, जो कि अवे कंडीशंस थी, तो वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। काइल मेयर्स ने उसमें जो है डबल सेंचुरी की थी। फिर अगर हम लास्ट ईयर देखें तो वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड में ही साउथहैम्पटन में 200 रन का टारगेट चेज किया था, और पाकिस्तान एक 250 प्लस का टारगेट जो है वो डिफेंड नहीं कर सका था मैनचेस्टर में। तो थोड़े से जो रिसेंट जो स्टैट्स हैं वो तो वेस्ट इंडीज की फेवर में जा रही हैं, लेकिन हर मैच में नई कंडीशंस होती हैं, बॉलर्स की डिफरेंट फॉर्म होती है। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि इस टाइम अगर पाकिस्तान यहाँ से मजीद 100-110 रन ऐड करता है, कोई अगर आप 250 के करीब करीब जाते हैं तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। जहां तक आपने बात की वेस्ट इंडीज की विकेट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली क्रेग ब्रैथवेट है, जो कि पहली इनिंग्स में भी रन आउट हुए। मुझे याद है शारजा में एक टेस्ट मैच था जब वो दोनों इनिंग्स में रन आउट नहीं हुए थे, और वो दुनिया के टेस्ट हिस्ट्री के पहले ओपनर बने थे जो कि दोनों इनिंग्स में अनबीटन रहे थे। पहली इनिंग्स में बैट कैरी किया था, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने टारगेट चेज करके वेस्ट इंडीज को मैच जितवाया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आई थिंक के ब्रैथवेट और फिर जिस तरह मैंने बात की काइल मेयर्स, उनको एक साइकोलॉजिकल उनको एडवांटेज होगा कि उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट टारगेट चेज किया हुआ है। तो ये दो ऐसी विकेट्स हैं जो कि पाकिस्तान को खास तौर पर जो है वो टारगेट करना होंगी। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मजहर आपका। तफसील से बात हुई डे 3 के पोस्ट मैच के ऊपर। आई होप व्यूअर्स कि आपने आज का ये पोस्ट मैच जो हमारा रिव्यू था इसको एंजॉय किया होगा। चौथे दिन के पोस्ट मैच के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।